बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुमन नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन जब सुबह वो सोकर उठी तो उसे अपनी दुनिया उजड़ी हुई नजर आई। मुझे कैलाश से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरी परवरिश ऐसी तो नहीं थी। उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। घर में तीन तीन औरतों को छोड़कर वो चला गया। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। कहने को तो वो मेरा बेटा है, लेकिन इससे अच्छा तो मैं बेऔलाद ही रह जाती। सुमन रोई जा रही थी। तभी उसकी बेटी कनक अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहती है, मैं तो समझती थी कि हर किसी के बाबा की तरह मेरे बाबा भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन परसों ही उस बात के बाद से तो बाबा ने जैसे मौन ही धारण कर लिया। वो कोई निराला काम नहीं कर रहे थे। सभी माँ बाप अपनी बेटियों के लिए यही सब करते हैं। माना कि हम गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमें ऐसी स्थिति में छोड़कर चले जाएं। 3 दिन पहले की बात है। कनक को देखने के लिए कुछ लोग आए हुए थे, लेकिन उनकी दहेज की मांग इतनी ज्यादा थी कि कैलाश का सर घूमने लगा। उन लोगों के जाने के बाद कैलाश और उसकी पत्नी के बीच कहासुनी हो गई। हम माता पिता हैं, हमारा फर्ज है कि हम अपनी बेटी को अच्छा दान दहेज दें। माना कि हम बहुत कुछ नहीं दे सकते, लेकिन इतना तो जरूर दे सकते हैं कि वो ससुराल में सर उठाकर रह सके। कहाँ से लाऊं इतना पैसा? तुम भी तो शादी करके जब मेरे घर आई थी क्या लेकर आई थी, लेकिन मैंने तो कभी तुमसे कुछ नहीं कहा। ये तुम आज कैसी बातें कर रहे हो? हमारी बेटी जवान हो गई है। वो समय कुछ और था और आज समय कुछ और है। कैलाश, बहू को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जितना इसने तेरा साथ दिया है, इतना तो कोई किसी का साथ नहीं देता। हाँ हाँ, सारी गलती मेरी ही है। और उसके बाद कैलाश चुप हो गया और आज सुबह वो तीनों को अकेला छोड़कर चला गया। घर में जवान बेटी की शादी की बात चल रही और ऐसी स्थिति में वो अकेला छोड़कर चले गए। छोड़ो ना माँ, कैसी शादी। घर में उदासी छा गई। आस पड़ोस में जिसको भी पता चला, वो सब दिखावे की हमदर्दी करने के लिए आने लगे। जब कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा तो एक दिन सुमन ने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी कि मुझे परेशान मत करो, मेरे घर में दाल रोटी भी नहीं है और तुम लोग आकर कैलाश के खिलाफ और न जाने क्या क्या बातें मुझे कह रहे हो। बहू, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब घर कैसे चलेगा। कैसे चलेगा दादी? आपको नहीं पता, हमें खुद काम करना होगा। नहीं, तुम काम करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाओगी। फिर हम क्या करेंगे माँ? सोचेंगे इस बारे में, सोचेंगे। पहले तो मैं जंगल जाकर लकड़ियां ले आती हूँ। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां भी खत्म हो गई हैं। सुमन एक रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल जाती है। वो जंगल में लकड़ियां काटती है और उन्हें बांधकर सर पर लेकर घर की तरफ आ रही थी। तभी उसे अपने भविष्य को लेकर चिंता होने लगी और वो सोचने लगी कि वो आखिर क्या काम करे। घर आकर वो फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर उसकी सास दुखी हो गई और उसके सर पर हाथ रखकर बोली, बहू, होने को कोई नहीं टाल सकता। अब जो हो गया सो हो गया, उसे कोई बदल नहीं सकता। इतना दुखी मत हो, कोई न कोई तो भगवान ने काम हमारे लिए भी सोचा ही होगा। तभी पड़ोस में रहने वाली मालती सुमन से मिलने के लिए आती है। ए सुमन बहन, बड़ी मुसीबत में हूँ, देख मेरा साथ मत छोड़ना। तू तो जानती ही है मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है। मैंने उसके ससुराल वालों के सामने उसकी खूब तारीफ कर दी कि उसे क्रोशिया का काम बहुत अच्छा आता है, लेकिन तू तो जानती है सिलाई कढ़ाई से उसका दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। वो तो मैं जानती हूँ मालती, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? देख, मैं कुछ रंग बिरंगे धागे लेकर आई हूँ और कुछ ऊन भी है। तू एक काम कर, तेरा हाथ बड़ा साफ है, कुछ बना कर दे दे, मैं अपनी बेटी के ससुराल में भेज दूंगी। गांव देहात में उस लड़की को अच्छा माना जाता था, जैसे खाना बनाना भी आता हो और सिलाई कढ़ाई भी आती हो और थोड़ा बहुत गाना भी गाना आता हो। सुमन क्रोशिया पर बहुत ही अच्छा काम किया करती थी। गांव में जब भी किसी को जरूरत होती, वो सुमन से ही काम करवा लिया करते थे और इसी तरह सुमन अपने पति के घर की आर्थिक स्थिति में मदद कर दिया करती थी। मालती बहन, देखो, तुम तो जानती हो ना, कैलाश हमें छोड़कर चले गए हैं। पहले मैं ये काम कम पैसों में कर दिया करती थी, लेकिन अब मैं अपनी मेहनत का पूरा पैसा लूंगी। अरे ठीक है सुमन, मैं तुम्हें इसके लिए अच्छे खासे पैसे दूंगी। बस तुम जल्दी से ये सब कुछ तैयार करके मुझे पैसे दे दो। जानती हूँ समय बहुत कम है, लेकिन क्या करूँ, परसों सामान जो जा रहा है बेटी के ससुराल में और उसके बाद तुम सब लोगों का न्योता है मेरे घर पर।
कनक खाना बनाने लगी और सुमन ने जल्दी से धागों के गोले बनाए और उन्हें क्रोशिया से बुनना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद कनक भी सुमन के साथ काम करने बैठ गई। मैं भी तुम दोनों की मदद करती, लेकिन क्या करूं, आंखों से दिखाई ही नहीं देता। उस नालायक को चश्मा बनाने के लिए कहा था और वो घर छोड़कर ही चला गया। देखो माँ, अब उसके जाने के बाद इस घर को हम लोगों को ही संभालना है, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उसका नाम अब इस घर में कभी मत लेना। और रही चश्मे की बात, तो ये काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे लिए चश्मा बनवा दूंगी। सुमन ने 3 दिन में सारा काम खत्म कर लिया और फिर वो अपनी सास के लिए चश्मा बनवाने चली गई। लेकिन जब घर आई तो देखा सास के हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। वो परलोक से धार गई। थोड़े दिन पहले कैलाश का चले जाना और फिर सास का यूं अचानक मर जाना, सुमन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दादी के दिल को बड़ा घाव लगा था, वो सह नहीं पाई। माँ, मेरा तो मन है कि इस गांव को छोड़ देते हैं और शहर चलते हैं, वहीं कुछ कर लेंगे। ये इतना आसान नहीं है कनक, अपनी धरती को छोड़कर जाना। शहर में हम किसी को जानते भी नहीं हैं और हमें ये भी नहीं पता कि वहां हमें काम मिलेगा भी या नहीं। फिर हम क्या करेंगे माँ? सुमन कनक को गले लगा लेती है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। उधर सर्दियां शुरू हो गईं और शादी का सीजन भी। गांव के कई घरों से सुमन के पास काम करने का ऑर्डर आ गया। सुमन और कनक दोनों ने मिलकर वो सारे ऑर्डर पूरे किए। एक दिन, माँ, मैंने देखा कितने सारे धागे बच गए हैं और काफी सारी ऊन भी है, तो क्यों ना हम सामान बना लें, जैसे टीवी कवर, मेज कवर, फ्रिज कवर और भी बहुत काम की चीजें इससे बन जाएंगी। वो तो तेरी बात ठीक है, ये सारा सामान हम बना तो लेंगे, लेकिन सामान का हम करेंगे क्या? अभी तो तेरे लिए कोई रिश्ता भी तो नहीं मिला है। माँ, तुम भी कमाल करती हो, बड़ी मुश्किल से तो घर में दाल रोटी का इंतजाम हुआ है, उसमें शादी कहाँ से आ गई? मैं तो ये कह रही थी कि हम ये सारा काम तैयार करके शहर चलते हैं और वहां पर हाट बाजार लगते हैं, उन्हें बेच देते हैं। एक बार तेरे बाबा के साथ गई थी मैं हाट बाजार, वहां पर हाथों का बना हुआ सामान था। बाप रे बाप, बड़ा महंगा दे रहे थे। तुझे क्या लगता है कनक, अगर हम ये काम शुरू करें तो क्या हमारा काम चलेगा? ये मत भूलना कि ये मशीनी दुनिया है, यहाँ पर मशीन से बना हुआ सामान भी बहुत बिकता है। लेकिन माँ, हाथ से बने हुए सामान को आज भी बहुत लोग पूछते हैं। दोनों माँ बेटी ने बहुत बार सोचा और फिर उसके बाद वो धागे और क्रोशिया लेकर बैठ गई और जल्दी जल्दी वो सारा सामान तैयार करने लगी। छुट्टी वाले दिन वो शहर के लिए निकल जाती है। उन्होंने एक बड़ी सी पोटली के अंदर सारा सामान रख लिया था और हाट बाजार में पहुंच जाती हैं, लेकिन कोई भी उन्हें वहां पर सामान बेचने की इजाजत नहीं देता। अरे बहन जी, हम पिछले 10 साल से यहाँ पर काम चला रहे हैं और तुम्हें यहाँ जगह चाहिए, पैसा जमा करने पड़ते हैं, पुलिस वालों को देना पड़ता है, तब कहीं जाकर यहाँ दुकान लगाई जाती है। चलो चलो यहाँ से जाओ। फिर हम कहाँ सामान बेचें, आप ही बता दो। अरे चलो चलो तुम दोनों यहाँ से। जो तुम्हें क्या बेवकूफ लगता हूँ जो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लूंगा? हाँ, वो कई लोगों से बात करती है, लेकिन हाट बाजार में उन्हें कोई भी दुकान लगाने नहीं देता। तब दोनों माँ बेटी दुखी होकर सड़क किनारे बैठ जाती हैं। वो बाजार के अंदर जाने वाला रास्ता था। सुमन और कनक ने देखा वहां से काफी भीड़ अंदर जा रही थी और आ भी रही थी। तभी वो अपना सारा सामान खोलकर वहां बैठ गई। सुनो जी, देखो वो दोनों कितना अच्छा क्रोशिया का सामान बेच रही हैं, हाट से अलग बेच रही हैं, जरूर सस्ता भी दे देंगी, मुझे लेना है। भाई औरत को समझना बहुत बड़ी बात है। बाजार के लिए कहकर निकली हो और बाहर से शॉपिंग करना चाहती हो। वो औरत अपने पति का हाथ खींचकर सुमन और कनक के पास आती है और फिर वो वहां से टीवी कवर और फ्रिज कवर पसंद कर लेती है। हाथ का बना हुआ है और बहुत मजबूत भी है और इसके रंग बिरंगे धागों का रंग भी नहीं निकलता। आप आज खरीद के ले जा रही हैं, देख लीजिएगा 10 सालों तक इस्तेमाल करेंगी। वो औरत सुमन को पैसे दे देती है। उस दिन उनका काफी तो नहीं, लेकिन कुछ सामान जरूर बिक गया, जिससे दोनों को ये तसल्ली हुई कि अगर वो यहाँ पर लगातार आएंगी तो उनका सामान बिकने लगेगा। वो गांव के लोगों का भी काम करती हैं, फिर धागे खरीद कर लाती और उससे सामान बनाकर वो बाजार के रास्ते में उन्हें बेचने लगी। देखते ही देखते कब उनका काम चल पड़ा, उन्हें खुद ही नहीं पता चला। अब वो सप्ताह में 2 बार आने लगी। हाथ के बने हुए सामान को देखकर सभी उनसे सामान खरीदने लगे।
अब तो वो और भी बहुत सारी चीजें बनाने लगी थी, जैसे क्रोशिया से बने हुए जैकेट। नए जमाने के बच्चे ऐसी चीजों को देखकर खुश हो गए और उन्होंने वहां से सामान खरीदा। अगर तूने उस दिन मेरे दिमाग में ये शहर वाली बात ना डाली होती तो आज भी गांव में इतनी बुरी हालत में ही रह रहे होते। माँ, अब हम कभी भी गरीबी नहीं देखेंगे क्योंकि हम दोनों ने मेहनत करके ये सफलता हासिल की है। सुमन कनक को गले लगा लेती है। उसके बाद वो इसी काम से सफलता की ऊंचाइयां छूती है। निखिल को अभी अभी खबर मिली कि उसके पिताजी गुजर गए हैं। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ गांव जाता है, जहां उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। अपने पिता की क्रियाक्रम को करने के बाद निखिल अपनी माँ से कहता है, माँ, अब तुम्हें मेरे साथ शहर चलना होगा। मैं तुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। पर बेटा, तुम्हारे शहर में ताज़ी हवा तक नहीं है। मैं तो बस इसीलिए कभी तेरे साथ वहाँ जाकर नहीं रही। यहाँ गांव की ताज़ी हवा में ही अच्छा लगता है। देखो माँ, जब तक बाबूजी थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब तू यहाँ अकेली नहीं रह सकेगी और मुझे भी वहाँ तेरी चिंता लगी रहेगी। निखिल के समझाने पर उसकी माँ उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन निखिल की पत्नी सौम्या को यह पसंद नहीं आता। ये क्या निखिल, तुम नहीं जानते कि हम 2 BHK में रहते हैं। माँ जी को साथ लेकर जाएंगे तो वे कहाँ रहेंगी? कैसी बातें कर रही हो? मेरी माँ के लिए क्या मेरे घर में जगह नहीं होगी? वो डोली के साथ रह लेगी। निखिल अपनी माँ, पत्नी और बेटी को लेकर वापस आ जाता है। उसकी बेटी डॉली 15 साल की हो चुकी थी। अपनी दादी को अपने साथ कमरे में सुलाने से वह मना कर देती है। नो मामा, मैं अपने कमरे में दादी को नहीं रखूंगी। मैं बड़ी हो रही हूँ, मुझे प्राइवेसी चाहिए। बहू, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सोना ही तो है। मैं कहीं भी सो जाऊंगी। मैंने कहा था निखिल से, यहाँ आपके लिए जगह नहीं है, लेकिन मैं माने ही नहीं। एक काम करो, आप रसोई में ही अपना बिस्तर लगा लेना। और हाँ, इस बारे में निखिल को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बहू, भला मैं क्यों निखिल को बताने लगी। मेरी तरफ से तुझे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बस बस, ये मीठी मीठी बातें मेरे सामने मत करो। यहाँ आकर तुमने पहले ही हमें परेशान कर दिया है। निखिल की माँ चुपचाप अपना थैला लेकर रसोई में चली जाती है। सौम्या थोड़ी देर में वहाँ पर एक दरी बिछा देती है। तभी नौकरानी आ जाती है और वह सौम्या से कहती है, सौम्या मैम साहब, कुछ दिनों के लिए मुझे गाँव जाना है। आप मुझे छुट्टी दे दीजिए और कुछ पैसे भी दे दीजिए। अरे यूँ अचानक, अब घर का काम कौन करेगा? तुम्हें पहले बताना चाहिए था, या कोई दूसरी नौकरानी का अरेंज करना चाहिए था। मैम साहब, गांव से अर्जेंट बुलावा आया है, इसीलिए जाना पड़ रहा है। मैं 15 दिन में वापस आ जाऊंगी, तब तक आप देख लीजिए। नौकरानी के जाने के बाद सौम्या सर पकड़कर बैठ जाती है। बहू, क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना, मुझे तो काम करने की आदत है। ये सुनते ही सौम्या मन ही मन खुश हो जाती है। अरे हाँ, आप भी तो हैं घर में। यहाँ क्या आराम से बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगी? जब तक मेरी नौकरानी वापस नहीं आती तब तक सारे घर का काम तुम्हें ही करना है। और हाँ, निखिल को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। तभी सौम्या की बेटी वहां आती है। उसने बेहद ही छोटे कपड़े पहने हुए थे, जिसे देखकर निखिल की माँ उसे टोक देती है। डॉली बेटा, ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाते बेटे। ओह माय गॉड, पापा ने ये क्या कर डाला? दादी को यहाँ लाकर कितनी बड़ी गलती कर दी। सुनो, ये मेरी लाइफ है, मुझे जो दिल चाहेगा वही पहनूंगी। देखा, कर दिया ना मेरी बेटी को नाराज। आप अपने काम से काम क्यों नहीं रख सकती? आप मेरे सर पर क्यों खड़ी हो? जाकर घर का काम करो। निखिल की माँ सारे घर का काम खत्म करके सोफे पर बैठी ही थी कि सौम्या चिल्लाते हुए कहती है, ये आप क्या कर रही हैं? इस सोफे पर क्यों बैठ गई? पसीने से लथपथ। पता भी है कितना महंगा सोफा है? इसकी ड्राई क्लीन में ही कितने पैसे लग जाएंगे? निखिल की माँ चुपचाप वहां से उठकर रसोई में जाकर दरी पर लेट जाती है। पता नहीं आपने किस तरीके से निखिल को पाल पोस कर बड़ा किया होगा। आपको तो काम का पता ही नहीं है। टाइम देख रही हैं घड़ी में? शाम होने वाली है। निखिल आते ही होंगे, खाने का इंतजाम करो। बेटा, इतना काम करने की अब आदत नहीं रही, इसीलिए कमर दर्द कर रही थी। कोई बात नहीं, मैं खाना बना देती हूँ। निखिल की माँ चुपचाप खाना बनाने लगती है। सौम्या उन्हें साफ साफ कह देती है कि निखिल के सामने कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। रात को जब सब लोग खाना खाते हैं, माँ, खाने के स्वाद से ही पता चल रहा है
कि आज खाना तुमने बनाया है। सचमुच में बहुत दिनों बाद इतना लाजवाब खाना खाया है। मुझे पता है बेटा, तुझे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। चलो अब आराम से खाना खाओ। निखिल की माँ भी वहाँ बैठकर खाना खा रही थी। दांत न होने की वजह से आधा वापस प्लेट में गिर गया। यह देखकर डॉली को गुस्सा आ गया और वह चिल्लाकर बोली, ओह माय गॉड दादी, आपको तो खाना भी खाना नहीं आता। छी, कितना गंदा लग रहा है। खा रही हैं या गिरा रही हैं? बेटा, अगर तुझे अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, मैं रसोई में खाना खा लूंगी। ये तुम अपनी दादी से कैसे बात कर रही हो? नहीं माँ, तुम यहीं बैठकर खाना खाओ। देखो निखिल, डॉली को ये सब देखने की आदत नहीं है। माँ ठीक कह रही हैं, वे रसोई में खाना खा सकती हैं। निखिल बेटा, मैं तो गाँव में भी अकेले ही खाना खाती थी। मेरी चिंता मत करो, मुझे आदत है। वह अपनी प्लेट उठाकर रसोई में चली जाती है। अब तो निखिल की माँ की यही दिनचर्या हो गई थी कि सुबह निखिल का नाश्ता बना देती, उसके बाद सारे घर का काम करती। दोपहर में वह सौम्या और डॉली के लिए खाना बनाती और फिर शाम का काम खत्म करके रात का खाना बनाती। बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं थी। कभी वह चक्कर खाकर गिरने को होती तो कुछ पकड़कर थोड़ी देर खड़ी हो जाती, फिर गहरी सांस लेकर काम में लग जाती। पर अपने बेटे निखिल को उसने भनक तक नहीं लगने दी। एक दिन की बात है, निखिल की माँ फ्रिज में से निखिल की लाई हुई मिठाई खाने लगती है। ये सब क्या है? आपको इतनी भी तमीज नहीं कि खाने से पहले मुझसे पूछ लें? कितनी महंगी मिठाई थी। डॉली ने साफ साफ कहा था कि वे सारी मिठाई खुद खाएगी। बहू, शायद तुझे निखिल ने बताया नहीं, मुझे भी मिठाई बहुत पसंद है। तुम्हारे बाबूजी रोज शाम को जलेबी लेकर आते थे। कसम से बिगाड़ के रखा हुआ था आपको। भला यह कोई उम्र है जलेबी मिठाई खाने की? अब इसकी सजा तो आपको मिलकर रहेगी। 1 हफ्ते तक आपको कुछ नहीं खाना। बहू, ऐसा मत कहो, मैं खाना नहीं खाऊंगी, काम कैसे करूंगी? 1 हफ्ता खाना नहीं खाएंगी तो मर नहीं जाएंगी। बस इससे ज्यादा मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। डॉली जब घर आती है तो फ्रिज में अपनी मिठाई निकालकर खाने लगती है। उसको मिठाई खाता देखकर निखिल की माँ के मुंह में पानी आ जाता है, पर वह हिम्मत नहीं कर पाती कि उससे मिठाई मांग ले। मामा, इस दादी का कुछ करो, मुझे कैसे घूर घूर कर देख रही हैं। बेटा, तुम्हारे खाने पर नजर लग जाएगी, तुम अपने कमरे में जाकर खाना खाओ। रात को जब निखिल की माँ सबके लिए खाना बनाती है तो सौम्या कड़े शब्दों में उन्हें खाना खाने से मना कर देती है। रात भर निखिल की माँ इधर से उधर भूख के मारे करवट बदलती रहती है। वह फ्रिज के पास आकर जैसे ही उसे खोलने लगती है तो देखती है कि सौम्या ने उसमें ताला लगा रखा है। वह पानी पीकर ही सो जाती है। अगले दिन भूखी प्यासी वह घर का काम कर रही थी और सौम्या टीवी चलाकर मजे से चिप्स खा रही थी कि तभी वह चक्कर खाने की वजह से उसके हाथ से एक फूलदान टूट जाता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? निखिल भी ना खुद तो ऑफिस जाकर बैठ जाते हैं और मेरी छाती पर इनको छोड़ दिया। अंधी हो, दिखाई नहीं देता? कितना कीमती फूलदान था जो तोड़ दिया तुमने। बहू, भूख के मारे चक्कर आ गए थे। क्या इतना भी कंट्रोल नहीं है तुम्हें अपने ऊपर? थोड़ी सी सजा क्या दे दी, फूलदान ही तोड़ दिया। जैसे तैसे करके निखिल की माँ आज का दिन भी भूखे रहकर निकाल देती है, लेकिन तीसरे दिन उन्हें बहुत ही भारी कमी महसूस होने लगती है। थोड़ी थोड़ी देर में चक्कर खाकर कभी दीवार तो कभी सोफा पकड़कर बैठ जाती और जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह घर से बाहर निकल गई और इधर उधर खाना ढूंढने लगी। काफी दूर चलने पर सड़क किनारे उन्हें एक औरत खाना बांटते हुए नजर आई। जैसे तैसे करके वह उस औरत तक पहुंच जाती हैं। मुझे भी खाना दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हम यहाँ पर गरीबों को ही तो खाना खिला रहे हैं। ये लीजिए, खाना खाइए। निखिल की माँ खाने को देखती है। उसमें 2 रोटी, दाल, सब्जी और चावल थे। वे वहीं फुटपाथ पर बैठ जाती है और खाना खाने लगती है। तभी वहां से निखिल अपनी गाड़ी से निकल रहा था। उसकी नजर जैसे ही अपनी माँ पर पड़ती है, वह गाड़ी को साइड में रोककर अपने माँ के पास आता है। माँ, तुम यहाँ बैठकर खाना क्यों खा रही हो? घर में खाना क्यों नहीं खाया? तब निखिल की माँ के आंसू निकल जाते हैं और वह रोते रोते सारी बात निखिल को बता देती है। निखिल अपनी माँ को लेकर घर आता है और सौम्या पर बहुत गुस्सा होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ये सब करने की? मैंने तुमसे शादी की, तुम्हें रेस्पेक्ट दिया, और तुम ये क्या कर रही हो? तुम मेरी माँ को यहाँ भिखारियों की तरह रख रही हो। अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो अभी अपना सामान बांध लो,
और अपनी माँ के घर चल जाओ। मत भूलो कि मैं तुम्हारे माता पिता की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी सौम्या के माता पिता भी वहां आ जाते हैं। अचानक से घर में आते हुए शोर को सुनकर वे हैरान हो जाते हैं और जब अंदर जाते हैं तो उन्हें हकीकत का पता चलता है। सौम्या की माँ सौम्या को एक जोरदार चांटा मारती है। हम तो यहाँ तुम्हारी सास से मिलने आए थे और तुम इनके साथ ऐसा कर रही हो। तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। अगर तुम्हारी भाभी भी हमारे साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। सौम्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वह अपनी सास के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगती है। कोई बात नहीं बेटा, घरों में तो ऐसी बातें होती रहती हैं, तू मन छोटा मत कर। उसके बाद से सौम्या अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करती है और उसके बाद वे लोग अच्छे तरीके से एक साथ रहने लगते हैं।